नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, दोनों आपके जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के रेस्पेक्ट में। तो ये टॉपिक को जो है हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का चैप्टर से, लेकिन स्ट्रेट लाइन के भी डिटेल में जाने से पहले, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये सब के डिटेल में जाने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए और जिस पर कि क्वेश्चन सारे बेस्ड भी होते हैं, तो उन सबको रिव्यू करेंगे। जैसे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ये सारा चीज़ को हम लोग जो है आज के लेक्चर में रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारा स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, रेने डिकार्ट। तो ये एक बार ऐसे ही बेड पे लेटे हुए थे अपने और ऊपर देख रहे थे। तो ऊपर में या फिर कोई एक दीवार देख रहे थे, तो वो दीवार में जो है एक चींटी चल रहा था। ठीक है, तो वो चींटी जो चल रहा था, तो रेने डेकार्ट ने सोचा कि इसको मैं मैथमेटिकली कैसे बताऊंगा, मतलब अपने कोई भी दोस्त वगैरह जो है उनको मैं मैथमेटिकली बता पाऊँ कि ये चींटी का पाथ उसने क्या लिया, मतलब कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, कैसे गया, तो उसको मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब किया जाए। तो फिर रेने डेकार्ट ने क्या सोचा कि जो भी दीवार को वो देख रहे हैं, तो उसका जो कॉर्नर है उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। फिर वहाँ से मैं बस उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो वो जो सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसी को जो है फिर फॉर्मली ये सारा सिस्टम जो डेवलप हुआ है, फिर उसको जो है कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट करते कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो मान लो कि यहाँ पर जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन 0,0। आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को पता है, ये बस हम लोग एक छोटा सा रिव्यू कर रहे हैं ये सारा चीज़ को। तो ये ओरिजिन हो गया। फिर एक तरफ जो है, तो ये एक प्लेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है उसको यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लिया, एक को एक्स एक्सिस बोल दिया, एक को वाई एक्सिस बोल दिया। अब जो भी राइट साइड में यहाँ पर जा रहे हैं वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, तो ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, और जो भी लेफ्ट साइड में जा रहे हैं वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, जो नीचे जा रहे हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो इसमें अब मान लो कोई भी ये पॉइंट मेरे को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि मेरे को इधर कितना जाना है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मान लो कि इसको मैंने 1 यूनिट बोल दिया। अब यूनिट जो है वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, जो जो भी आपका यूनिट है, तो वो एक यूनिट जो है फिर उसी को लेके हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें बोला कि 4 यूनिट इधर जाओ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर 3 यूनिट जो है ऊपर जाओ, ये मतलब कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो 4 और 3 हम लोगों ने बोला, तो उसी को जो है हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसका। ठीक है, ये पॉइंट का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है। ठीक है, अब ऐसे ही कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, मान लो कि पी अल्फ़ा बीटा, है ना। तो उसमें कोई मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक्स जो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसमें अल्फ़ा यूनिट जाओ, है ना। अगर नेगेटिव है तो इस तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा, और फिर जो भी वाई एक्सिस का डायरेक्शन है उसमें बीटा यूनिट, अगेन अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो चार हमारे मतलब ये जो एक्सिस हैं, तो इसने इन्होंने प्लेन को जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, है ना। ये क्वाड मतलब 4, तो क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये सब में क्या देख सकते हैं आराम से कि क्वाड्रेंट 1 में क्या होगा कि यहाँ पर x जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है ना। x कोऑर्डिनेट जो x भी ग्रेटर देन जीरो होगा, y भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर क्वाड्रेंट 2 में आते हैं तो x जो है लेस देन जीरो होगा, y जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, जो यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर आएंगे तो x जो है वो भी लेस देन जीरो है, y जो है वो भी लेस देन जीरो है। फिर क्वाड्रेंट 4 में ये y जो है वो लेस देन जीरो है, x जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब इसी में जो है बेसिक अपना लॉजिक लगा के, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि बस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में उसका कुछ भी पार्ट नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा कमा जीरो, है ना। जो भी यहाँ पर लाई करेगा अल्फा कमा जीरो। अब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो क्या होगा, उसका एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो कमा समथिंग, है ना। जीरो को जैसे ये पॉइंट करना है तो 1,0 है, ये पॉइंट जो ये 0,1 है, एंड सो ऑन। फिर इसी तरीके से मान लो और कुछ चीज़ें हैं, तो ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। तो कोई भी पॉइंट ये है पी, मान लो अल्फा कॉमा बीटा, है ना। तो इसका ये डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा, है ना। हो सकता है कि अल्फा नेगेटिव हो, है ना। जैसे मान लो कि ये -3 है अल्फा यहाँ पर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 जो कि 3 हो जाएगा। और इसका ये जो डिस्टेंस है
एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ बीटा हो जाएगा, है ना। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है उसका मॉड लेंगे तो फिर वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगा, जो भी ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है उसका हम लोग मॉड लेंगे तब फिर एक्स एक्सिस से जो है हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये हम लोग का यहाँ पर है। अब ऐसे ही मान लो कि कोई एक मतलब ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट कोई भी है अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो, दूसरा पॉइंट है बीटा कॉमा ज़ीरो, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो अल्फ़ा पॉजिटिव है ना, ये मान लो कि 2,0 है, ये मान लो मेरा -3,0 है, तो इसमें क्या होगा 2 माइनस ऑफ -3, तो फिर वो ऐड हो जाएगा तो +5, है ना। और अगर मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट रहता 1,0 रहता मान लो, तो उसमें क्या हो जाता 2 माइनस 1, तो वो 1 आ जाता, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। फिर मान लो इस टाइप से कुछ रेक्टेंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लो कि मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ और फिर ये जो है ये बीटा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा, है ना। अगर यहाँ से नीचे जाएंगे तो अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं माइनस अल्फ़ा इधर जाऊँ, माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा, फिर ये माइनस अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला कि कोई भी दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है P x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q x2 y2, ठीक है। तो इसका पूरा डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, काफ़ी सिंपल ही है। तो इसमें ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या आ जाएगा, PQ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको डिराइव कैसे करना है अगर खुद से देख सकते हो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर डालो, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, तो ये x2 माइनस x1 हो गया, ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये आपका ये y1 है तो ये भी y1, तो ये y2 माइनस y1, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डेरिवेशन, तो ये बस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, उसका स्क्वायर रूट। फिर इसी में मान लो एक पॉइंट को मैं ओरिजिन फिक्स कर दूँ, ठीक है। एक पॉइंट जो है मान लो 0 0 है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट x कॉमा वाई है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है ये हो जाएगा सिंपल। तो मान लो कोई भी दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट है 3,4, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो ये सब बस बेसिक कुछ रिव्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये सेक्शन फार्मूला भी आई होप आप लोग को पता होगा। तो इसमें क्या है हम लोगों का, मान लो कि दो पॉइंट्स दिए गए, एक पॉइंट ये हो गया A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है ये B x2 y2। तो ये इसमें बीच में मान लो कोई भी एक पॉइंट है P x, y जो कि इसको डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशियो में, ठीक है। तो ये PA बाई PB जो होगा वो m1/m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मेरे को इसका कोऑर्डिनेट लिखना है x, y लिखना है कि ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि m1 टाइम्स x2 प्लस m2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 टाइम्स y2 प्लस m2 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन यहाँ पर देख सकते हो, अगर कर टाइम है तो फिर आराम से इसको कर सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, यहाँ से डालो, ये सारे कोऑर्डिनेट्स को लिखो यहाँ पर कि ये ए क्यू जो है x माइनस x1 हो जाएगा, ये जो है आपका ये पूरा x2 है, ये x है तो x2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका आ जाएगा PQ आ जाएगा, BC आ जाएगा, फिर ये वाला जो ट्रायंगल है PQA और ये जो ट्रायंगल है BC P, तो ये सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलर आ जाएगा। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का आप लोग रेशियो ले लो, तो फिर वहाँ से जो है आराम से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन देखना है तो खुद से कर लो, नहीं तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से डिवाइड, तो मान लो कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बोला गया है, AB बोला गया है या फिर BA बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो A है x1 y1 है, ये मान लो B है x2 y2, तो इसमें कोई भी पॉइंट P है जो कि AB को डिवाइड कर रहा है,
m/n के रेशियो में। तो इसमें क्या हो जाएगा कि PA/PB जो है वो m/n होगा, ठीक है, m/n होगा। अगर सेम चीज़ मैं इस तरीके से बोलूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स BA इन द रेशियो m/n, BA इन द रेशियो m/n, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो PB वाला साइड है वो m हो जाएगा और ये PA वाला साइड जो है वो n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि किस ऑर्डर में बोला गया। अगर P डिवाइड्स AB इन द रेशियो बोला गया m/n, तब फिर PA वाला जो पार्ट होगा वो m हो जाएगा और PB वाला जो पार्ट है उसमें n हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स BA इन द रेशियो m/n बोला गया, तब फिर ये जो B वाला साइड है उसमें m आ जाएगा और फिर ये जो A वाला है इधर n आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब इस टाइप से लिख दिया, तब फिर अगर इसका बस करना है तो क्या करना है कि रिवर्स, मतलब अगर m A के तरफ लिखा हुआ है तो B के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर जाएगा तो m टाइम्स x1 प्लस n टाइम्स x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना, m टाइम्स y1 प्लस n टाइम्स y2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, a जो है 2 3 है, b जो है 3 4 है, ठीक है। तो p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 1:2। तो इसमें पॉइंट p का क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस 1:3 प्लस 2:2 1:3 प्लस 2:2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3, है ना। तो ये आ जाएगा p का, तो 3 + 4 7 7/3 आ जाएगा। और फिर y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब 1:4 प्लस 2:3, तो 4 + 6 10 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर मान लो इसमें क्या बोल रहा है कि q डिवाइड्स BA इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो q डिवाइड्स BA इन द रेशियो 1:2। तो इसमें क्या हो जाएगा कि b वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 × 3 6 प्लस 1 × 2 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 प्लस 1 × 3 11 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में क्या होता है, हमारा ये जो इंटरनल डिवीजन हो गया, अब इसी में अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये बोला है P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:5, ठीक है। तो मान लो कि एक पॉइंट है A x1, y1, दूसरा पॉइंट है B x2, y2, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट P है जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि AB के बाहर लाई कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:5 के रेशियो में AB को। तो इसमें क्या होगा कि A वाला जो साइड होगा, मतलब P का PA/PB जो होगा वो 3/5 होगा, ठीक है। तो ये वाला मतलब क्या है, तो इसमें 3 छोटा है 5 से, तो इसका मतलब यहाँ पर नज़दीक होना चाहिए इसके, है ना। तो P जो है इस साइड लाई करेगा। अब सेम चीज़ ये बोल देता कि P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:3। तो इसमें क्या हो गया कि P का जो है A से डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट, मतलब उस रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 5 यूनिट होना चाहिए, ये जो है ये 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने यूनिट बोल दिया, लेकिन एग्जैक्ट यूनिट नहीं, मतलब कि जितना भी, अगर मैं इसको 5K बोलता हूँ, PA को 5K बोलता हूँ, तो PB जो है वो 3K होना चाहिए, है ना। उस हिसाब से सोच सकते हो। तो इस केस में क्या था कि PA जो है वो छोटा था, है ना, 3:5 का था, तो P जो है इसके बगल में लाई कर, मतलब इससे नज़दीक में लाई करेगा, A के नज़दीक में। यहाँ पर क्या था, PA जो है वो 5 था, PB जो है वो 3, है ना। तो ये जो है B के नज़दीक में लाई करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कि इधर लाई करेगा या फिर इधर लाई करेगा। तो इसमें अब कोऑर्डिनेट लिखने का क्या तरीका है कि कोई भी एक को जो है माइनस बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इन जनरल पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि मान लो A जो है x1 y1 है, B जो है x2 y2 है, ठीक है। और इसमें कोई भी पॉइंट P है जो कि AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो P का क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट कि m टाइम्स x2, है ना, हमेशा ये ऑपोजिट लेना है कि m यहाँ पर क्या है, A के लिए दिया हुआ है ना, तो m का B के साथ लेना है, तो m टाइम्स x2, फिर इसको जो है मान लो कि मैंने माइनस ले लिया है ना, तो -n टाइम्स x1, फिर डिवाइडेड बाय m-n, ठीक है। इसमें हम लोग इसको भी माइनस ले सकते थे कि -m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई -m प्लस n, ठीक है। तो सेम ही चीज़ आता, तो कोई भी एक को माइनस ले सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, m टाइम्स y2 माइनस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई m-n,
ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी एक को जो है माइनस ले सकते हैं, ठीक है। यूज़ वन ऑफ m और n विथ नेगेटिव साइन। तो इस केस में क्या आ जाता कि 3 टाइम्स x2 माइनस 5 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, या फिर 3 टाइम्स y2 माइनस 5 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फंडा हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो मान लो कि ये पॉइंट दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो A 2 3 दिया हुआ है, B 3 4 दिया हुआ है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P का क्या आ जाएगा, 1 × 3, 3 + 4, है ना। तो 7/1 + 2, 7/3, और फिर सेम चीज़ y कोऑर्डिनेट के लिए कि 1 × 4, 4 + 6, 10/1 + 2, 3, ठीक है। तो यहाँ से इसका आ जाएगा। अब इसमें मान लो ये बोला गया कि P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। तो ए के साइड में 1 है तो फिर इसके नज़दीक लाई करेगा, है ना। तो इधर कहीं लाई करेगा, और फिर 1:2 के रेशियो में। तो 1 × 3 माइनस 2 × 2, ठीक है। तो 3 - 4 डिवाइडेड बाई 1 - 2, ठीक है। तो 1 आ जाएगा। फिर 1 × 4 माइनस 2 × 3 डिवाइडेड बाई 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी का ये जो इंटरनल डिवीज़न है, तो उसमें जो है एक स्पेशल केस है, अगर ये जो m और n जो है इक्वल हो जाए, मतलब 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब AM/MB जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसमें 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स x2 + 1 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, मतलब कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। फिर 1 टाइम्स y2 + 1 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ठीक है। तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इंटरनल जो ये डिवीज़न हो रहा है उसमें कोई भी रेशियो हम लोग ले सकते हैं, मतलब m/n जो है कुछ भी रेशियो हम लोग जो है ले सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल डिवीज़न में जो है 1:1 का रेशियो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। वो समझ में आता है, क्योंकि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अगर एक्सटर्नली लाई कर रहा है तो या तो B के नज़दीक लाई करेगा या तो A के नज़दीक लाई करेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दोनों के इक्वली नज़दीक लाई करेगा, है ना। तो इंटरनल में पॉसिबल है, लेकिन एक्सटर्नल में जो है 1:1 का जो डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का कुछ कुछ, तो जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, फिर उसके बाद आपका ऑर्थोसेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये सारा चीज़। तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं बेसिक नोटेशंस के साथ। तो इसमें क्या है कि मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ए का जो ऑपोजिट साइड है, तो इसका जो लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बी सी जो स्मॉल ए हो गया। फिर ये सी का जो ऑपोजिट साइड हो गया, तो ये ए बी, ये स्मॉल सी हो गया। फिर ये जो बी का ऑपोजिट साइड इधर है ए सी, ये स्मॉल बी हो गया, ठीक है। तो ये जो ए बी सी है, कैपिटल ए बी सी, इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिसेस या फिर एंगल्स। तो एंगल्स को या तो एंगल बी ए सी लिखो, या फिर बस एंगल ए बोल सकते हैं, है ना। या फिर एंगल ए सी बी लिखो, या फिर एंगल सी, उस टाइप से बोल सकते हैं। और ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो कैपिटल ए का जो ऑपोजिट साइड है उसका साइड लेंथ स्मॉल बी, ये जो बी है इसका ऑपोजिट जो है वो स्मॉल बी, और फिर ये जो सी है इसका जो भी ऑपोजिट है वो हमारा यहाँ पर साइड लेंथ हो गया, ठीक है। अब मीडियन हम लोग किसको कहते हैं, मीडियन। तो मान लो कि जैसे ये 3 हमारे वर्टिसेस हैं, है ना, ए बी सी। तो मैंने क्या किया कि ये जो बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, उसको और ये जो ऑपोजिट वाला वर्टिसेस है ए, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो ज्वाइन कर रहा है इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो इसमें बी एम और सी एम जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मीडियंस और भी आ जाएंगे। तो एक अगर मान लो कि मैंने इसको वर्टेक्स लिया बी को, और फिर ये जो ए सी का मिड पॉइंट है उसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि इसको लिया हम लोगों ने मान लो यहाँ से, और फिर इसका जो भी मिड पॉइंट है वहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मीडियन हो गया, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर तीसरा मीडियन आ जाएगा हम लोगों का। तो इस टाइप से जो 3 मीडियंस आ जाएंगे, सॉरी, तो इस टाइप से 3 मीडियंस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस टाइप से देखना था, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा,
ठीक है, तो इसको बेटर मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ए से अगर मान लो कि आपने यहाँ पर मीडियन डाला, ठीक है, तो ये मान लो कि बी सी का मिड पॉइंट है M1, ठीक है, तो ए से हम लोगों ने ज्वाइन किया तो ये एक पहला मीडियन हो गया। फिर ये ए सी का मिड पॉइंट लिया, ठीक है, तो बी से ज्वाइन किया तो ये दूसरा मीडियन हो गया। फिर ये ए बी का मिड पॉइंट लिया और सी के साथ जो है इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये तीसरा मीडियन हो गया। ठीक है, ये तीनों जो है वो तीनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको जो है हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। ठीक है, कॉन्करेंसी मतलब हमारे पास ये तीन लाइंस है और तीनों जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसको जो है हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी याद रखना है। तो एक तो ये याद रखना है कि सेंट्रॉइड क्या हो गया, कि जहाँ पर भी मतलब मीडियंस, तो सबसे पहले क्या करना है, मीडियन क्या होता है, तो ये जो वर्टिसेज है उससे अगर मैं ऑपोजिट साइड का जो भी मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दूँ तो ये मीडियन हो गया। ठीक है, फिर ये जो तीनों मीडियंस हो गए, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, फिर और याद रखने वाली क्या बात है कि ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसमें जैसे ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया जी, है ना, तो ये मीडियन है हमारा, तो ये AG:GM1 जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर 2 बोल रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। फिर सिमिलरली ये जो BG:GM2 है वो 2:1। ठीक है, फिर सिमिलरली इधर भी कि ये जो 2 ये 1। ठीक है, तो मीडियन को जो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, और जानने वाली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो मीडियन है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि ये वाला जो भी ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ABM लेट्स से, और फिर ये जो ट्राइंगल AMC है, तो ये दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। तो ईच मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन हाफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। फिर द 3 मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये सबको अगर मैं थोड़ा देर के लिए हटा दूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स को अगर मैं बोलूँ तो ये मान लो कि पहला पार्ट है, सही से नहीं, तो ये मान लो कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये हमारा चौथा पार्ट है, ये पांचवा पार्ट है, और फिर ये जो ये छठा पार्ट है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो होंगे इक्वल होंगे, मतलब कि ये सबका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। तो द 3 मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 6 ट्राइंगल्स विच हैव द सेम एरिया। ठीक है, तो ये सारे ट्राइंगल्स जो होंगे उसके एरिया जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये अगर ये सारे इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 1+6 करूँ, है ना, 1+6 करूँ, दिस विल बी इक्वल टू 4+5, है ना, 4+5, मतलब कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस विल बी इक्वल टू 2+3, है ना, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये मान लो हम लोगों का ट्राइंगल है। ठीक है, समझ लो कि ये मैंने सीधा कुछ बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से मान लो कि ट्राइंगल है हम लोगों का, है ना, तो इसमें मान लो कि बीच में जो है हमारा कहीं पर सेंट्रॉइड है। ठीक है, यहाँ पर मान लो सेंट्रॉइड है कहीं पर, तो ये सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये अगर सेंट्रॉइड है तो फिर ये जो भी रीजन 1 आया है, रीजन 2 आया है, रीजन 3 आया है, ये तीनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 3 इक्वल एरियाज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डायरेक्टली उसने नहीं बोला कि सेंट्रॉइड आपको निकालना है। ठीक है, उसने ऐसा बोल दिया कि ऐसा पॉइंट निकालो ट्राइंगल के अंदर जो कि ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप से जो है हम लोग मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब जैसे सेंट्रॉइड हो गया, वैसे ही कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम लोग को पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है कि अगर मान लो मैंने ये साइड मतलब ये वर्टेक्स लिया, ठीक है, ए, और ये जो दूसरा साइड है उसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया। फिर मैंने ये वर्टेक्स लिया बी, फिर यहाँ से जो मैंने ये जो दूसरा साइड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया। फिर मैंने ये सी लिया, फिर यहाँ से ये जो तीसरा साइड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं।
ठीक है। तो ये जो ए डी है ये एल्टीट्यूड है, ये बी ई एल्टीट्यूड है, ये सी एफ एल्टीट्यूड है। तो ये तीनों भी कॉन्करेंट होगा, मतलब कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और वो जो पॉइंट होगा जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसको जो है हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं, तो जैसे सेंट्रॉइड को हम लोगों ने जी से डिनोट किया था, ऑर्थो सेंटर को जो है एच से डिनोट कर रहे हैं। तो अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग नोटेशन मिल सकता है, लेकिन जो भी नोटेशन एक बार तुम लोग स्टार्ट कर दोगे यूज़ करना तो उसी को जो है कंसिस्टेंटली यूज़ करते रहना है। तो यहाँ पर हम लोग जी को सेंट्रॉइड बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर को जो है हम लोग एच बोलेंगे, और फिर आगे देखेंगे सर्कम सेंटर, उसको जो है हम लोग ओ बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, तो ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको जो है हम लोग ऑर्थो सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जैसे ये लाइन का मान लो इक्वेशन दे दिया, फिर बोला ये लाइन का इक्वेशन निकालो या फिर जो भी, तो उसमें ये सब समझना पड़ेगा कि ये जो होगा ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो उस टाइप से जो है पता रहना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, नेक्स्ट जो है हमारे पास सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर का मतलब क्या है कि मान लो ये जो बी सी साइड है, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर डाला, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या कि ये जो बी सी है इसके साथ ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और फिर इसको बाइसेक्ट भी करना चाहिए, है ना। तो जैसे ये मान लो कि बी सी है तो इसके साथ तो परपेंडिकुलर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब इनफाइनाइट लाइन्स आ जाएंगे जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलेंगे, जो कि इसको एग्जैक्टली यहाँ मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है यहाँ पर, है ना, मतलब कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये मान लो कि ये वाला जो ए बी है इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, मिड पॉइंट से यहाँ पास कर रहा है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और फिर तीसरा जो ये साइड है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, उसको जो है हम लोग सरकम सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, ठीक है। ये सब अगर सब पहली बार सुने तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फेमिलियर हो जाओगे, है ना। तो सरकम सेंटर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि ये तीनों साइड से पास कर रहा है, मतलब तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से कि यहाँ से ए से भी पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है, सी से पास कर रहा है, तो ये सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इसको सरकम सेंटर कहते हैं। अब ये भी समझ सकते हो कि जैसे ये बी सी क्या हो गया, सर्कल का एक कॉर्ड हो गया, तो सेंटर से अगर हम लोग कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं तो फिर वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो ये यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम लोग इसको बोलते हैं। और फिर ये जो पॉइंट आ गया इंटरसेक्टिंग वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, उसको सरकम सेंटर कहते हैं। और फिर ये कोई भी मतलब ये जो हमारा सरकम सेंटर आया है उसको उसका डिस्टेंस निकाल लो कोई भी एक वर्टिसेज से, है ना। तो या तो ओ ए निकाल लो, या तो ओ सी निकाल लो, या तो ओ बी निकाल लो, तो जो भी आएगा वो क्या हो गया, रेडियस हो गया ये सर्कल का, है ना। तो सरकम सर्कल का रेडियस क्या हो गया, सरकम रेडियस, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सेंट्रॉइड देखा हम लोगों ने कि जहाँ पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रॉइड हो गया। फिर ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, है ना, मतलब कि एक वर्टिसेस से दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो ऑर्थो सेंटर हो गया। और फिर जहाँ पर ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं वो जो है वो हमारा सरकम सेंटर हो गया, है ना। तो ये एल्टीट्यूड और इसके साथ जो है कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर मान लो कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, तो इसको जो है हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे, है ना। ये जो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट से पास करे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये जो एल्टीट्यूड है इसके ऊपर डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, लेकिन मिड पॉइंट से भी पास कर रहा है ना, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आई थिंक बहुत सारे लोगों को पहले से आता भी होगा और बहुत सारे लोगों के लिए ये नया होगा, ठीक है। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे यही 3 चीज़ थे, है ना, कि ऑर्थो सेंटर, एच जी ओ, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर,
ठीक है। अब इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनको कि जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इन सेंटर। तो इन सेंटर का मतलब क्या है कि मान लो मैंने यहाँ से एंगुलर बाइसेक्टर डाला, ठीक है। ये सब डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि मान लो ये जो हमारा वर्टिसेस ए है, तो यहाँ पर कुछ भी एंगल ए बन रहा है ना, तो इसको बाइसेक्ट करते हुए जो भी ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो एंगुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। फिर ये मान लो कि ये जो एंगल बी है इसका हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। फिर ये जो सी है इसको बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिलते हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग इन सेंटर कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो इसको इन सेंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मान लो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, तो ये तीनों को टच करते हुए जो भी सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर होगा वो ये होगा, ठीक है, ये जो इन सेंटर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो बाद में हम लोग ये सब भी देखेंगे कि ये पॉइंट से क्या कर रहे हैं, हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सेंटर से जो भी इसको ज्वाइन करेगा, है ना, इसको जो भी ज्वाइन करेगा तो वो क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो इसको बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर भी मिलेंगे उसको जो है हम लोग इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब इन रेडियस निकालना है तो क्या करना है कि इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो, है ना, ये टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी एक साइड के ऊपर, तो ये जो रेडियस आएगा उसको इन रेडियस बोलेंगे, है ना। इन सर्कल टचेस ऑल थ्री साइड्स इंटरनली, इन रेडियस जो होगा दैट इज डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम साइड्स, है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो तो ये जो भी आएगा ये इन रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज़ है कि मान लो ये हमारा ए है, ठीक है, ए से मैंने एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ पर डाला, ठीक है, ये बी सी पर, तो ये मान लो डी है, तो इसका लेंथ मान लो सी है ना, स्मॉल सी ए बी का, और ये जो है ए सी स्मॉल बी है, ठीक है। तो ये जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा ये बी सी को डिवाइड कर देगा, मतलब ये जो डी पॉइंट है ये बी सी को डिवाइड करेगा सी इज टू बी के रेशियो में। तो द एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो ये बी डी इज टू डी सी जो होगा वो सी इज टू बी होगा, ठीक है, सी बाई बी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ड्रॉप डालता हूँ तो बी से ये साइड ए सी पर डाला तो फिर ये क्या हो जाएगा, सी इज टू ए के रेशियो में डिवाइड करेगा, सी इज टू ए के रेशियो में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर बस ये समझने के लिए जान लेते हैं, तो ये जेई मेंस में तो नहीं पूछेगा ये एक्स सर्कल्स वगैरह, जेई एडवांस्ड वगैरह में जो है कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इन सर्कल बोला, ठीक है, तो वैसे ही एक्स सर्कल होता है। तो एक्स सर्कल में क्या होता है कि जैसे ये मान लो ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो ये साइड को मैंने और एक्सटेंड कर दिया, ये साइड को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, तो जो इस टाइप से ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, कि ये ए बी को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ए सी को भी यहाँ पर एक्सटर्नली टच कर रहा है, और ये बी सी को यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी सर्कल बनेगा ये एक एक्स सर्कल हो गया। फिर यहाँ पर एक एक्स सर्कल बनेगा, है ना, ये हमारा एक एक्स सर्कल बन गया, ठीक है, जो कि इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर एक सर्कल बनेगा एक्स सर्कल, तो तीन एक्स सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। वैसे ही तीन एक्स सेंटर्स आ जाएंगे, तीन एक्स रेडियाई आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बस जानकारी के लिए है, ये उतना समझ में नहीं भी आया तो छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, मतलब जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्स सेंटर हमारा क्या कर रहा है, तो इन सेंटर क्या था कि तीनों का इंटरनल, मतलब ये जो एंगल है इसका अगर हम लोग इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको जो भी बाइसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो इन सेंटर होता था, इन सर्कल होता था। तो एक्स सेंटर क्या होगा कि एक का जो है हम लोगों ने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, है ना, कि ये वाला जो एंगल है इसको डिवाइड कर रहा है, और फिर बाकी दो के लिए जो है ये जो बाहर वाला जो भी एंगल है इसका जो बाइसेक्टर्स हैं उसको, ठीक है, तो ये तीनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक के लिए इंटरनल और बाकी दोनों के लिए एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्स सेंटर इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये बस जानकारी के लिए बता दिया, इस पर उतना क्वेश्चन जो है जेई मेंस में जो है पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुछ चीज़ें जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि सेंट्रोइड और इनसेंटर जो होगा, ठीक है, वो हमेशा सर्कल के अंदर ही लाई करेगा,
ठीक है। सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर विल ऑलवेज लाई विद इन द ट्राइंगल, है ना। क्यों, मतलब इन सेंटर क्या होगा कि तीनों को टच करते हुए जो अंदर में सर्कल बनेगा, है ना, तो ये तो अंदर ही रहेगा, है ना। इन सेंटर हमेशा अंदर ही रहेगा और फिर जो मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे वो भी अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर जो होगा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है, मे और मे नॉट लाई विद इन द ट्राइंगल। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि ये केस लेते हैं, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, बी ए सी इस टाइप से। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले सोचो कि ये कहाँ पर, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो सी ए बी, मान लो कि यहाँ पर हमारा राइट एंगल है। तो इस केस में अगर ऑर्थो सेंटर निकालेंगे तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा कि मैं ये जो सी है इससे मैंने ये जो ए बी के ऊपर है परपेंडिकुलर डाला, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है, यही सी ए है। फिर मैंने बी से जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, ठीक है, सी ए के ऊपर। तो फिर ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना, तो ये दोनों पॉइंट्स यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा यही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, है ना। और फिर सरकम सेंटर क्या होगा कि अगर मैं ये तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल बनाऊं, है ना, तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल बनाऊं, तो अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और फिर यहाँ पर जो है एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो बी सी होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना। तो बी सी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, सरकम सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला जो बेस है हमारा यहाँ पर जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर हो गया। फिर जो भी ये हाइपोटेनियस है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा सरकम सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ट्रांजिशनल फेज है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास मान लो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब सारे एक्यूट एंगल्स हैं यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में सेंट्रोइड इन सेंटर तो अंदर लाई करेगा ही, इसमें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो होगा वो भी अंदर ही लाई करेगा, है ना। यहाँ से सर्कल अगर हम लोगों ने बनाया तो फिर ये अंदर ही इसका सेंटर लाई करेगा, ठीक है। फिर अगर मान लो बढ़ाते गए एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ऑर्थो सेंटर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और सरकम सेंटर जो होगा ये जो हाइपोटेनियस होगा उसका मिड पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी ट्राइंगल के ऊपर है ये सारा पॉइंट्स, ठीक है। तो एच ओ लाइज ऑन ट्राइंगल, है ना, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। अब मान लो हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना दिया, मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर सर्कल बनाएंगे वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सरकम सेंटर है वो तो बाहर लाई कर गया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं ऑर्थो सेंटर के बारे में सोचूं तो ये मान लो कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी इस टाइप से है। तो सी से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना है इसके ऊपर, है ना। तो ये ए बी को एक्सटेंड करके सोचो तो मान लो कि यहाँ पर कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉप आ रहा होगा, ठीक है। फिर इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना तो यहाँ पर आएगा कहीं पर, ठीक है। फिर इससे बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना है तो यहाँ पर कहीं आएगा, तो एच जो है कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कि अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो सारा अंदर लाई करेगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ऑर्थो सेंटर जो है वो यहीं पर हो गया, क्योंकि ये एक एल्टीट्यूड हो गया, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, तो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया तो वहीं पर ऑर्थो सेंटर बन गया। और फिर अगर सर्कल बनाएंगे तो फिर ये जो बी सी होगा ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो ये बी सी का जो भी मिड पॉइंट होगा वो जो है वो हमारा सरकम सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं कि एक्यूट में तीनों अंदर रहेगा, राइट एंगल के लिए ये रहेगा, और फिर ऑब्ट्यूज हो गया तब फिर बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट एंगल वाले के लिए कि इस टाइप से दे दिया और बोला ऑर्थो सेंटर निकालो, तो जो भी यहाँ पर जिसका जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। मान लो सी और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला सरकम सेंटर निकालो, तो जो भी इसका मिड पॉइंट होगा वो हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। जो कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए, तो मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें जो है ए बी का मिड पॉइंट मान लो M1 है और फिर ये ए सी का मिड पॉइंट जो है M2 है ना, मतलब AM1 इक्वल टू BM1 और फिर AM2 इक्वल टू CM2। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस BC बेस, तो M1 M2 विल बी पैरेलल टू BC, और फिर ये जो M1 M2 होगा दिस विल बी BC/2, ठीक है। तो ये सब क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, क्लास 9 क्लास 10 ये सब में। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारी जगह यूज़ होगा, तो जनरली क्या होता है कि ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड है, सरकम सेंटर है, तो इसमें क्या होगा कि आपको जनरली
तीन में से कोई भी दो पता होगा और फिर कोई एक आपको निकालना है, ठीक है। उस टाइप से जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एच है और फिर जी है और फिर ओ है, ये तीनों जो है ये हमारे एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है, या फिर कोलिनियर है, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि ये मान लो कि एच है, ये मान लो हमारा जी है और ये मान लो ओ है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। तो ये जो सेंट्रॉइड होगा ये एच ओ को जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जी डिवाइड्स एच ओ इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट फॉलो करो, मतलब जो भी नोटेशन, तो ऑर्थो सेंटर को हम लोग एच बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड को जी बोल रहे हैं, सर्कम सेंटर को ओ बोल रहे हैं, है ना। तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो जी डिवाइड्स एच ओ इन द रेशियो 2:1, ठीक है। इन ट्राइंगल एच जी एंड ओ आर कोलिनियर, ठीक है। तो इसको प्रूव करने का यहाँ पर देख सकते हो, तो इसमें क्या है कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी है। तो मान लो कि मैंने ए से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया इसके ऊपर, है ना। तो हमारा क्या होगा कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पर लाई करता है कि जहाँ पर भी सारे एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो एच जो है ये एल्टीट्यूड पर कहीं पर लाई करेगा, है ना। फिर मान लो कि ये मिड पॉइंट है हम लोग का एम, ठीक है, बीसी का मिड पॉइंट। तो यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, है ना, तो उसके ऊपर कहीं पर हमारा सर्कम सेंटर लाई करेगा। तो मान लो कि यहाँ पर लाई कर रहा है। और फिर ये जो ये हमारा मीडियन है ना, जो यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा है, तो इसके ऊपर कहीं सेंट्रॉइड लाई करेगा, ठीक है। तो ये मान लो ये तीनों जो ये हमारे कोलिनियर है ना। तो ये सभी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो एच होगा, जी होगा, ये ओ होगा, ठीक है। तो ये तीनों कोलिनियर होंगे। अब अगर मेरे को इसका रेशियो निकालना है, एच जी बाई जी ओ क्या होगा, तो हम लोग को क्या पता है कि ये ए जी बाई जी एम क्या होगा, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड जो है इसको डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में मीडियन को। तो वहीं से जो है फिर ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये जो ए एच जी ट्राइंगल है और एम ओ जी ट्राइंगल है, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एंगल इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर ये एंगल इक्वल आएगा, फिर इधर एंगल इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों जो है सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, तो एच जी बाई जी ओ जो है वो ए जी बाई जी एम आ जाएगा। तो एच जी बाई जी ओ जो है वो 2:1 के रेशियो में आ जाएगा। तो ये प्रूफ समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, समझोगे तो और अच्छी बात है। लेकिन ये रिजल्ट जो है मेन याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सर्कम सेंटर हो गया, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया जी। तो ये जी जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जनरली जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें जो है ये सारा चीज़ जो है इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। कि कोई भी दो चीज़ दे दिया फिर तीसरा निकालना है एंड सो ऑन। नेक्स्ट और एक चीज़ जो दिमाग में रख सकते हो कि मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट का लेंथ, मतलब बी सी का लेंथ स्मॉल ए है, सी के ऑपोजिट तो ये स्मॉल सी है, और फिर इसके ऑपोजिट स्मॉल बी है, ठीक है। तो ये जो भी मीडियन होगा ए एम, ठीक है, तो ये मीडियन का लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसी में मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि अगर मैं यहाँ से मीडियन डालूँ, मतलब बी के ऊपर से यहाँ पर मीडियन डालूँ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिमेट्री से बोल सकते, अगर मैं सी से यहाँ पर डालूँ, ठीक है, तो मान लो कि जैसे ये बोल दी, तो ये स्ट्रेट लाइन है मान लो, है ना। तो CM3, ठीक है। तो CM3 का लेंथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ अगर देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है यहाँ पर, तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, वैसे मेंस वगैरह में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी याद रखोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं बहुत ब्रीफली अगर बता दूं यहाँ पर, तो क्या है कि जैसे ये मान लो मिड पॉइंट है मेरा, है ना। तो ये अगर पूरा ए है, ठीक है, तो ये सी एम क्या हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर मान लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, इसको मैंने x बोल दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये वाला जो ट्राइंगल है, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर को एक बार यहाँ से निकालो कि दिस, मतलब सी स्क्वायर माइनस दिस यहाँ से, फिर दिस इज इक्वल टू, फिर ये जो ए एम स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इसको इक्वल करके यहाँ से लिखो,
फिर एक बार ए पी को फिर से यहाँ से निकालो और फिर ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वहाँ से निकाल के इक्वल करो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर एक्स को यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ से जो है तुम्हारा ए एम का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डेरिवेशन करना है तो यहाँ से खुद से कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कुछ और देख लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ये दिया गया है कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, बी का दिया हुआ है x2 y2, सी का दिया हुआ है x3 y3, तो मान लो कि बोला गया कि सेंट्रॉइड जो है उसका कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि ये हमारा मीडियन है ना, AM1। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मीडियन है मतलब क्या कि ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू कॉमा y2 प्लस y3/2। ठीक है, फिर ये हमारा सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड हम लोग को पता है कि ये जो मीडियन है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बस हो गया यहाँ पर कि ये जो है ये हमारा a आ गया, x1 y1 है ना, फिर हमारा सेंट्रोइड है यहाँ पर g, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर m1 का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास है ना, x2 प्लस x3/2 और फिर y2 प्लस y3/2। तो इसमें अगर g का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या x कोऑर्डिनेट क्या होगा कि 2 टाइम्स दिस, तो x2 प्लस x3 हो जाएगा, प्लस 1 टाइम्स दिस, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये जो ये हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो है ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि अगर तीनों वर्टिसेस जो है उसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है यहाँ पर और सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, इसको शॉर्ट हैंड में अगर लिखना है तो शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हैं, समेशन x/3 कॉमा समेशन y/3 है ना, तो समेशन x मतलब क्या कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3, समेशन y मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो छोटे नोटेशन में अगर लिखना है तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो जनरली क्या होगा कि इस टाइप से कोऑर्डिनेट कुछ दे दिया गया रहेगा और फिर एक मान लो कुछ ऑर्थो सेंटर दे दिया, फिर सेंट्रोइड आपको निकालने बोलेगा, या फिर मतलब ये जो तीनों चीज़ रहेंगे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, तीनों में से कोई दो पता है, कोई एक निकालना है, उस टाइप से रहता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर क्योंकि ये सिंपल फार्मूला है तो इस हिसाब से जो है सेंट्रोइड निकालने बोल सकते हैं, या फिर इस टाइप से बोल दिया कि ये जो ट्रायंगल है तीनों कोऑर्डिनेट्स दे दिया और फिर अंदर में कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो जो है वो हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा, तो वहाँ से इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रोम्बस किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया कि हमारा ए बी है, ये सी डी, तो ए बी सी डी, इसको पैरेललोग्राम कब कहेंगे, जब ये जो ऑपोजिट साइड से हमारे वो पैरेलल हैं एंड इक्वल हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, और फिर ये जो है ये इसके पैरेलल है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये इसको मान लो कि मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ, ये एंगल को, ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ पर तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होना चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो होगा वो इक्वल होगा, तो ये अगर बीटा है तो ये बीटा होगा, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा पाई, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये भी पाई है ना, ये अगर अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी एक्सटेंड करके सोच सकते हो कि अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो पाई होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि डायगोनल्स जो हैं वो जनरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, सॉरी डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जनरली दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ए सी शुड नॉट बी इक्वल टू बी डी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो है सेम लेंथ का होगा, लेकिन जहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो ये बाइसेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ओ इक्वल टू ओ सी और फिर ये जो ओ बी है दिस इज़ इक्वल टू ओ डी। ठीक है, तो डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लेकिन एंगुलर बाइसेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, तो ये खुद से यहाँ पर देख सकते हो कि ये साइड छोटा है, ये साइड काफ़ी लंबा है, तो डायगोनल जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, तो ये एंगल हम लोग को क्लियरली छोटा दिख रहा है इससे है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो। ठीक है, तो डायगोनल्स आर नॉट एंगुलर बाइसेक्टर्स।
ठीक है, तो उस टाइप से सोच सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ है तो मान लो बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो बोल दिया ए बी इक्वल टू सी डी है और फिर दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, तब हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि पैरेललोग्राम है। या फिर ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम अगर लेंगे तो फिर पाई आना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग बोल सकते हैं। या फिर डायगनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहा है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तब फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का ही कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो मान लो कि हमारे पास पहले है रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में क्या है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि ये पैरेललोग्राम ही है लेकिन इसमें सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गए, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो सारे इक्वल हैं और फिर पैरेलल पैरेलल भी हैं। तो जो भी हमारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है वो तो इसमें लागू होगा ही, लेकिन कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल प्रॉपर्टी क्या आएगा कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, दोनों इक्वल लेंथ का है, तो फिर ये जो डायगनल्स होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। एंगल को जो है वो बाइसेक्ट करेगा और फिर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट तो करेगा ही एक दूसरे को क्योंकि पैरेललोग्राम ही है ये भी। तो एंगल जो होगा यहाँ पर वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो डायगनल्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का। और फिर ये जो डायगनल्स हैं इन जनरल इक्वल लेंथ के नहीं है, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम का और एक है रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या है कि जितने भी ये एंगल्स हो गए हमारे, ये सारे के सारे जो हैं ये 90 डिग्री हो गए, ठीक है। इट इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। अब इस केस में क्या है कि ये जो डायगनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए, है ना। तो बाइसेक्ट तो करेगा ही, मतलब जो भी आपका रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज़ है वो तो फॉलो होगा ही। एडिशनल यहाँ पर क्या आ गया कि डायगनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, है ना। तो वो ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको मान लो कि मैंने ए बोल दिया तो ये ए होना चाहिए, तो ये बी बोल दिया तो ये बी होना चाहिए, तो ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी है ये ए है, तो ये जो होगा ये भी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, ठीक है। इन जनरल डायगनल्स जो हैं एंगुलर बाइसेक्टर्स नहीं होंगे, है ना। तो वो खुद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर छोटा है, ये लंबा है, तो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, तो एंगुलर बाइसेक्टर होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर में क्या है कि ये भी पैरेललोग्राम है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री हैं, ठीक है। और ये सारे साइड्स जो हैं ये भी इक्वल हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, डायगनल्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का, डायगनल्स जो होगा वो इक्वल लेंथ का भी होगा, और डायगनल्स जो होंगे वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं ये जानने से अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मान लो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, है ना। तो ये दिए गए हैं ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी है और तीनों वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ए x1 y1, बी x2 y2 और सी जो है x3 y3। तो इसमें मान लो कि इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ दिस डेल्टा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा क्या है कि हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा x1 x2 x3, x1 x2 x3, y1 y2 y3 और फिर 1 1 1, ठीक है, हाफ इसका। आई होप डिटर्मिनेंट निकालने आपको आता होगा, नहीं तो फिर अभी हम लोग बेसिक देखेंगे थोड़ी देर में। तो मान लो कि इस टाइप से ए बी सी डी, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई करो इधर ए डी फिर माइनस बी सी, ठीक है, ए डी माइनस बी सी, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो और 3/3 को कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। और बाद में जब डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर्स पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके हो तो उसमें ये भी देख सकते हो कि अगर 1 1 1 है तो फिर यहाँ पर हम लोग ज़ीरो बना सकते हैं कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट लगा के जो है वो हम लोग इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। और फिर ये वाला जो ये मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि मान लो इसको एवेल्युएट किया, कुछ माइनस आ गया, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया है, तो एरिया तो माइनस में नहीं बोलेंगे, तो उसका मॉड्यूलस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट है यहाँ पर और ये जो है यहाँ पर मॉड्यूलस है। तो इस हिसाब से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने का और एक तरीका क्या है कि ये जो x1 y1 है, तो मान लो x1 y1 लिख दिया, फिर यहाँ पर x2 y2 लिख दिया, फिर यहाँ पर x3 y3 लिख दिया और फिर से x1 y1 को जो रिपीट कर दिया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 y2 मल्टीप्लाई फिर माइनस x2 y1, तो x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। फिर x2 y3 माइनस x3 y2, फिर x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है। तो ये पूरा जो भी आएगा इसका हाफ,
ठीक है, और इसका जो है मॉड्यूलस फिर से, ठीक है। मॉड्यूलस क्यों? क्योंकि फिर से वही नेगेटिव आएगा, तब फिर उसका जो हम लोग को बस मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम लोग क्लॉकवाइज लें या फिर क्लॉकवाइज लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज लें, तो उस हिसाब से जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो वहाँ पर आते रहेगा, ठीक है। तो उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हम लोग। तो मान लो कि बोल दिया गया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो चेक करो, ठीक है। तो वो करने का एक ये तरीका हो गया कि अगर कोलिनियर है, मतलब क्या, तीनों एक ही लाइन पर लाई करेगा, तो उसका जो भी ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा, है ना। तो ये जैसे बी है, मान लो ये सी है, और ये जो ए है ये मान लो इसी के ऊपर लाई कर रहा है ना। तो ये जो ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो ये चेक करने का हो गया कि इफ़ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 1 1 1, तो ये जो ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। फिर मान लो कि ऐसे ही हमारे पास n साइडेड है पॉलीगॉन्स, तो जैसे यहाँ पर 3 साइड्स हैं ट्रायंगल में, ऐसे ही मान लो कि n साइडेड है, ठीक है। तो उसका एरिया कैसे निकालते? तो मान लो a1 है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। a2 है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, a3 है जिसका x3 y3, सो ऑन अप टू an है जिसका xn yn। तो हम लोगों ने अभी जो सीखा उसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि x1 y1 लिख दो, फिर x2 y2 लिखो, फिर x3 y3 लिखो, फिर x4 y4 लिखो, सो ऑन अप टू xn yn लिखो, फिर लास्ट में फिर से x1 y1, ठीक है। हाफ ऑफ फिर मॉड्यूलस इसका, तो इसमें क्या होगा, x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, प्लस फिर x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 एंड सो ऑन अप टू प्लस xn y1 माइनस x1 y1। तो वो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा एरिया हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, मतलब कि 4 साइड्स हैं, ठीक है, चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और फिर बोला गया कि इसका एरिया निकालो। तो एरिया में क्या होगा कि 1 1, तो 1 1 यहाँ पर लिख दिया, फिर 7 माइनस 3 7 माइनस 3, फिर 12 2 12 2, फिर 7 21 7 21, और फिर ये जो स्टार्टिंग वाला था 1 1 इसको रिपीट करके लिख दिया। अब क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -3 -7, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 14, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36, फिर दिस इंटू दिस 252 माइनस 14, फिर दिस 7 माइनस 21, ठीक है, हाफ ऑफ इसका, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो हाफ इंटू 264 आ जाएगा, तो वो 132, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है कर सकते हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स का अगर मैं बहुत ही बेसिक दिखा दूँ, तो जैसे ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो ABCD, तो इसको कैसे निकालेंगे, AD माइनस BC, ठीक है। तो -2 1 -1 3 है, तो -6 + 1 -5 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर मान लो कि 3 × 3 का है, तो इसमें क्या करते हैं कि 2 को लिया, फिर यहाँ पर जो भी बचा, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 -1 4 2, ठीक है। तो ये प्लस के साथ लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस, तो -1 टाइम्स फिर ये 1 - 1 3 2, ठीक है, 1 - 1 3 2, प्लस माइनस फिर प्लस यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस ऑफ -3 फिर इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ पर जो भी बच गया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसको फिर से इवेल्युएट करो कि 4 माइनस ऑफ -4, तो 4 + 4 ये 8 आ जाएगा, फिर -1 टाइम्स 2 + 3 आ जाएगा, फिर -3 टाइम्स 4 -6 आ जाएगा। तो बस इसको इवेल्युएट करो यहाँ से 17, ठीक है। फिर इसको करने का और एक तरीका क्या है कि हम लोग ये जो रो है -2 टाइम्स दिस, मतलब यहाँ पर हम लोग 0 लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 - 2 टाइम्स दिस 0 1 -4 हो जाएगा, तो -3 -3, फिर यहाँ पर +2 हो जाएगा, है ना, -2 हम लोग कर रहे हैं, तब मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो 1 को हम लोग रो 1 -2 टाइम्स रो 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रो 2 सेम ही रहेगा, बस रो 1 जो है ये चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 3 -3 टाइम्स रो 1, ठीक है। तो रो 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 3 -3 टाइम्स रो 2, सॉरी, है ना। तो इसमें 3 - 3 0, 4 -6 -2 2 + 3 5, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, अगर हम लोग यहाँ से एक्सपैंड कर देंगे तो 0 टाइम्स यहाँ पर, तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करके लिखेंगे तो 0 टाइम्स 2 - 1 -2 5, ठीक है। फिर यहाँ पर लिया तो प्लस के बाद माइनस, तो -1, तो -1 के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा -3 -1 -2 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 टाइम्स जो भी, ठीक है। तो इस केस में बस ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बस इसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो -15 फिर -2, तो -17 × -1 ये 17,
ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर बेसिक आता है डिटर्मिनेंट्स का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा सीख लो, नहीं तो फिर जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स का देखेंगे तब हम लोग इसको जो है डिटेल में और देखेंगे। ठीक है। तो मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो ये तीनों पॉइंट्स दिया गया और बोला गया कि कोलिनियर है और फाइंड लैम्डा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 2 5 लैम्डा, फिर 3 -1 3 लैम्डा प्लस 4 1 1 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने क्या किया, रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, तो 5 -2 3 -1 -3 -4 1 -1 0। ठीक है, फिर रो 3 माइनस रो 1, तो लैम्डा -2 3 लैम्डा प्लस 1 और फिर 1 -1 0। ठीक है, तो अब बस यहाँ से एक्सपेंड कर दो इसको, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये जीरो के साथ जीरो आएगा, तो बस इसके साथ देखना है क्या आएगा। तो इसके साथ ये आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 3 फिर माइनस टाइम्स दिस। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर जो ट्राइंगल का एरिया इस हिसाब से निकालते कि 2 3 लिखो, फिर 5 -1 लिखो, फिर लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 4 लिखो, फिर 2 3 लिखो, फिर एरिया निकालो, उसको जीरो को इक्वल जो है इक्वेट कर दो। ठीक है, तो वहाँ से भी लैम्डा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि सेंट्रोइड हम लोग कैसे निकालते हैं, कि ये हमारा ट्रायंगल मान लो ABC है, तो ये मिड पॉइंट यहाँ से पास करेगा, तो सेंट्रोइड इसके ऊपर लाई करेगा, तो ये मीडियन है हमारा, तो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 + x3/2 y2 + y3/2। तो ये इसको जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बस आ गया यहाँ से कि 2 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 है ना। फिर उस तरीके से जो हम लोगों ने सेंट्रोइड निकाला था। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखना है कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, तो सेंट्रोइड जो है 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जा सकते हैं कि मान लो ऑर्थोसेंटर दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रोइड दिया हुआ है और फिर सरकम सेंटर निकालने बोला है। ठीक है, तो बस ये ऑर्थो सेंटर हो गया 2 3, ये हमारा सेंट्रोइड हो गया 5 -1 और फिर ये सरकम सेंटर हो गया x, y जो कि हम लोग को निकालना है। तो एक निकालने का क्या तरीका हो गया कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 5 क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 है ना। तो यहाँ से x आ जाएगा। फिर हम लोग -1 को क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स y प्लस 1 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 है ना। तो यहाँ से y आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम लोग निकाल सकते हैं ना, g डिवाइड्स HO इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन इससे भी और एक बेटर तरीका क्या हो गया कि अगर हमारे पास H है, यहाँ पर G है, यहाँ पर O है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो O है ये HG को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये जो ये पूरा 3 यूनिट बोल सकते हो इसको, है ना, और ये जो ये 1 यूनिट। तो अगर मैं इस टाइप से बोलता हूँ कि H है, ये G है ना, और फिर ये जो O है, तो ये O जो है इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 और फिर ये 1 है ना। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 3 जो है H वाले के साथ है, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स 5 माइनस 1 टाइम्स 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 - 1 2। ठीक है, फिर 3 टाइम्स -1 माइनस 1 टाइम्स 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 - 1 2। ठीक है, तो यहाँ से जो है डायरेक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इस टाइप से कर सकते हैं या फिर इस टाइप से जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया और एक बार देख लो। तो इसमें बस क्या किया हम लोगों ने, इसको क्या बोला कि ये जो है 2:1 के इंटरनल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर XY अज्यूम किया, फिर इसको सॉल्व किया। या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो O है ये इसको 3:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो सीधा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के जो है यहाँ पर सोल्यूशन आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंड्स जो हैं वो आपके कैलकुलेशन में जो है बचा। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों ने जिस तरीके से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाला था, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग कोई भी और पॉइंट का निकाल सकते हैं। तो मान लो कि जैसे ये ट्रायंगल ABC है और A से मैंने यहाँ पर BC को ज्वाइन किया, तो ये AD आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालना है तो आइडियली मेरे को क्या पता होना चाहिए, एक तो अगर मेरे को ये पता है कि BD/DC का रेशियो क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को मान लो A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है और K का हम लोग को निकालना है।
तो डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, है ना, क्योंकि बी डी इज टू डी सी का रेशियो हम लोग को पता है, तो डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, है ना, कि दिस इंटू दिस, मतलब जो भी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है ये निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 1:1 का रेशियो था तो सीधा मिड पॉइंट लेके निकल गया, है ना, तो डी का रेट यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो डी जैसे ही आ गया, फिर अगर हम लोग को ए के इज टू के डी का रेशियो जो है वो पता है, ठीक है, तो फिर से यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आके फिर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था सेंट्रोइड का निकालने का। अब इसी तरीके से जो है हम लोग सारा निकाल सकते हैं, मतलब ऑर्थो सेंटर का निकाल सकते हैं, सरकम सेंटर निकाल सकते हैं, ये सारा चीज़ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन में पूरा नहीं जा रहे हैं, बस आपको मैं रिजल्ट्स बता दे रहा हूँ, और रिजल्ट्स भी सारा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। मतलब मेन जो है ये जो सेंट्रोइड है इसका याद रखना है, क्योंकि ये सारा जगह यूज़ होता है। फिर इन सेंटर का जो है वो याद रखना होगा, और ये जो ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, तो इसका बस मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा कहीं पर भी। मतलब मैंने अभी तक तो नहीं देखा जहाँ पर कि ये सारा लगा के फिर आपको यूज़ करना है। मतलब तो मैंने बस फॉर्मूला यहाँ पर लिखा दिया है, बस दिमाग में होना चाहिए कि इस टाइप से जो है हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे ये मान लो ए है, तो ये x1 y1 है, ठीक है, ये मान लो x2 y2 है, ये मान लो x3 y3 है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर कि x1 टाइम्स टेन ए प्लस x2 टाइम्स टेन बी प्लस x3 टाइम्स टेन सी डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है y1 टेन ए प्लस y2 टेन बी प्लस y3 टेन सी डिवाइडेड बाई, ये जो है ये यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 नहीं होना चाहिए, ये समेशन ऑफ टेन ए होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, मतलब यहाँ पर जो है समेशन टेन ए, तो ये इसी को जो है शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखा गया है, ठीक है, कि y1 टेन ए प्लस y2 टेन बी प्लस y3 टेन सी डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो ये हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो सरकम सेंटर है वो उसमें क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, बस टेन ए की जगह पर जो है साइन टू ए आ जाएगा। मतलब x1 साइन टू ए प्लस x2 साइन टू बी प्लस x3 साइन टू सी डिवाइडेड बाई साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ठीक है। फिर y1 साइन टू ए प्लस y2 साइन टू बी प्लस y3 साइन टू सी डिवाइडेड बाई साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ठीक है। तो ये सब चीज़ ये याद नहीं रखने से भी चलेगा, ये भी याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रोइड का जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में इन सेंटर कैसे निकलता है, इन सेंटर का क्या है कि तो ये अगर ए बी सी बोल रहे हैं तो ये बी सी को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, है ना। फिर बी का जो ऑपोजिट है ए सी, इसको स्मॉल बी से, और फिर ये सी का जो ऑपोजिट है ए बी, इसको स्मॉल सी से, ठीक है। तो इस केस में इन सेंटर क्या हो जाएगा, ए टाइम्स x1 प्लस बी टाइम्स x2 प्लस सी टाइम्स x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर ए टाइम्स y1 प्लस बी टाइम्स y2 प्लस सी टाइम्स y3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और शॉर्ट हैंड लिखने का ये तरीका है कि समेशन ऑफ ए एक्स वन, मतलब सारे सिमेट्रिक टर्म्स को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इस टाइप से कि ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इन सेंटर का याद रख लो क्योंकि आसान है, और फिर ये जो सेंट्रोइड है इसको याद रख लो, और ये जो ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इसका बस दिमाग में होना चाहिए कि इस हिसाब से है ना। और ये भी याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है कि ऑर्थो सेंटर के साथ जो है टेन वाला आ जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी, और ये जो सरकम सेंटर है यहाँ पर साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी ये सब आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सेंट ये भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बस यहाँ पर लिखा दिया है। तो मान लो कि ये ए बी सी है, और फिर साइड ए के ऑपोजिट ये जो सर्कल एक्स सर्कल आ रहा है, एक्स सेंटर लिखना है इसका, ठीक है। तो इसमें बस क्या हो जाएगा, जो इन सेंटर वाला फॉर्मूला है वही सेम रहेगा, बस इसके ऑपोजिट है, तो स्मॉल ए जो लिख रहे थे वहाँ पर माइनस ए आ जाएगा। तो माइनस ए टाइम्स एक्स वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू प्लस सी टाइम्स एक्स थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस ए टाइम्स वाई वन प्लस बी टाइम्स वाई टू प्लस सी टाइम्स वाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि याद होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें बस जो सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला था वो याद करना है, इन सेंटर वाला जो है वो याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या एक प्रॉपर्टी है कि एक अगर मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें मान लो ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है यहाँ पर ए डी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि ये इक्वल है, ये इक्वल है ना।
और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। फिर ये साइड इक्वल है तो साइड एंगल, और ये तो कॉमन साइड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी ऑर्थो सेंटर है ना, तो ऑर्थो सेंटर ये एल्टीट्यूड के ऊपर लाई करेगा, तो ये इसी लाइन के ऊपर कहीं लाई करेगा। फिर जो हमारा सरकम सेंटर है तो वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, तो बी डी और डी सी जो है वो भी इक्वल है यहाँ पर, है ना। ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया। तो ये हमारा जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, तो हमारा जो सरकम सेंटर है वो भी इसी के ऊपर लाई करेगा। फिर सेंट्रॉइड क्या है कि जो इसको मिड पॉइंट से जोड़ता है, तो मीडियन भी है ये, है ना। तो मतलब मीडियन के ऊपर लाई करेगा सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड भी इसके ऊपर लाई करेगा। फिर इन सेंटर क्या है कि एंगल्स को जो डिवाइड करता है ना, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर भी है यहाँ पर। तो इन सेंटर जो है वो भी इसके ऊपर लाई करेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके उस केस में क्या हो जाएगा कि एच जी ओ और फिर इन सेंटर जो है वो भी सारे जो है सेम लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस। तो मान लो कि एक 0 0 दे दिया है, फिर एक 4 0 दिया है, और फिर एक जो है 0 3 दिया है। तो इसको प्लॉट करने से सीधा हम लोग को क्या दिखेगा, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। तो जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा ये ऑर्थो सेंटर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे एल्टीट्यूड, तो दोनों यहाँ पर बाइसेक्ट, मतलब दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ऑर्थो सेंटर सीधा हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिन हो गया। सरकम सेंटर क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो फिर ये पी क्यू जो है डायमीटर हो जाएगा, तो ये दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है ना। तो इन सेंटर अगर पूछा है तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ए x1 है ना प्लस बी y1 प्लस सी, सॉरी ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3। मतलब कि मैं इसको ले रहा हूँ 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सीधा इन सेंटर आ जाएगा, ठीक है। फिर सरकम रेडियस अगर निकालना है तो ये पूरा 5 है, तो यहाँ से ये होगा हमारा सरकम रेडियस, है ना, तो 5 का आधा, ठीक है। तो 5/2 जो है वो हमारा सरकम रेडियस आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं इसको एज एन एक्सरसाइज ले सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग आगे जो इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करो और फिर आगे जो है हम लोग सोल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम सेट्स आप लोग को दिए जा रहे हैं वो सारा भी आप लोग सॉल्व करते रहो।